हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस का मेंस 365, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसा हम कल कर रहे थे, स्पेस वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन फुलफिल करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप देने जा रहे हैं मेंस 22 अगस्त को, तो प्लीज़ आपके लिए बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हाईली रिकमेंडेड वीडियोज़ अभी देख रहे हैं, प्लीज़ आके चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट उठाकर फटाफट से मेंस की तैयारी आप, क्योंकि जैसे आंसर राइटिंग कैसे करने हैं, आप जैसे GS 3 का जो आपका पेपर होता है, आप सभी जानते हो, साइंस में ज़्यादातर वो क्या पूछता है, करंट अफेयर पूछता है, तो उसकी तैयारी करवा रहा है चैनल पीएम पाठशाला। तो आप आइए और प्लीज़ आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी लगातार मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ। अब यहाँ पर टॉपिक आता है स्पेस बेस्ड सर्विलेंस के ऊपर। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों था, क्या होता है स्पेस बेस्ड सर्विलेंस, इंडिया के अंदर इससे रिलेटेड कौन से प्रोजेक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसने 3 फेजेस स्पेस बेस्ड सर्विलेंस के अप्रूव करे हैं, ताकि बेटर लैंड एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस में पता लग पाए। अब ये होता क्या है, जब भी ना हमारा इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होता है ना, स्पेस बेस्ड सर्विलेंस है, इसके अंदर क्या है, थर्ड जो वाला वर्जन है उसमें ना 52 सैटेलाइट्स जाएंगे। बेसिकली लियो पर है और इसमें जियो दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है सर्वेलेंस के लिए। तो नई फ्लीट जा रही है, वो डिफरेंट ऑर्बिट से जा रही है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया हुआ है, उसमें वो इंटरेक्ट भी करेगी स्पेस से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जियो इंटेलिजेंस पता चल पाए। ऐसे ही भारत में 3 तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक SBS फर्स्ट था, वो 2001 में चल रहा था। SBS 2 था, वो 2013 में चल रहा था। SBS 3 है, वो जो अभी करंट वाला चल रहा है। पहले वाले में बेसिक सर्वेलेंस देख कर आया था ये, सेकेंड वाले में इन्हांस की थी इसकी सर्वेलेंस मैरीटाइम डोमेन में। अब की बारी क्या करा गया है, इस बारी बोला गया है कि लियो और जियो सैटेलाइट की मदद से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की जाए लैंड, एयर और एयर बेस्ड मिशन की। सवाल ये आता है, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस क्या होता है? तो इसके अंदर हम सैटेलाइट और दूसरे स्पेस एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए, जो भी स्पेस या अर्थ पे चल रही हैं। अब स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस में कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन सी चीज़ों को लगाया जाता है वो देखते हैं। तो इसमें सैटेलाइट, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स हैं, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस हैं, स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क्स है, ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री सिस्टम है। ये सारे कंपोनेंट SBS में यूज़ किए जाते हैं। जैसे इंफ्रारेड सैटेलाइट है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ग्राउंड कंट्रोल में नासा का जो डीप स्पेस नेटवर्क है, या इंटीग्रेटेड सिस्टम है, रशिया का क्रोना रडार यूज़ करा जा रहा है, या किसी की हेल्थ पोजीशन ट्रैजेक्टरी को या कोलिजन से बचाने की कोशिश की जा रही हो, उन सभी में इसके कंपोनेंट जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब हमारे देश के लिए या वैसे भी SPS का, यानी कि इस तरह के सिस्टम का, ऐसे स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने में ये बहुत ही काम करेगा। जैसे मान लो कोई थ्रेट आ रहा हो मिसाइल का या किसी मिलिट्री एक्टिविटीज़ का, ये फटाफट सिग्नल दे देगा। और साथ ही साथ आप जानते हो हमारे देश में ट्रैफिक का कितना बुरा हाल होता है, तो स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी बहुत मदद करेगा ये, स्पेस की ट्रैफिक मैनेजमेंट को, यानी कूड़ा कचरा जो भी स्पेस में भरा हुआ है, स्पेस डेब्रिस को दूर करने के लिए। इसरो का जो नेत्रा है ना, उसके अंदर यूज़ हुआ हुआ है स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस। फिर ये एसेट को प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा हमारी सैटेलाइट्स को। इन्वायरमेंट को ट्रैकिंग करनी हो, डिज़ास्टर को ट्रैक करना हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, इकोसिस्टम से रिलेटेड हो, वो मदद करेगा। साथ ही साथ ये कुछ कॉस्मिक फिनोमिनास को पढ़ेगा, सोलर फ्लेयर, एस्टेरॉइड्स को, अर्थ ऑब्जर्वेशंस को पढ़ेगा ये। अब स्पेस बेस्ड सर्विलेंस में क्या क्या कंसर्न्स हैं वो देखते हैं। तो कंसर्न नंबर 1 है डुअल यूज़ रिस्क बहुत ज़्यादा है। कैसा यूज़ का है? डुअल यूज़ रिस्क, यानी ये बड़ा मुश्किल होता है जब हम स्पेस बेस्ड सर्विलेंस की बात करते हैं कि इसको यूज़ किस लिए किया जा रहा है, पीसफुल मीन्स के लिए या मिलिट्री यूज़ के लिए। तो इसीलिए यानी कि यहाँ पर भी हमें रेगुलेटरी कंप्लायंसेस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है कि ये यूज़ किस लिए किया जा रहा है। आर्म्स रेस बढ़ सकती है इससे, प्राइवेसी का इशू है, इंडिविजुअल नेशनल प्राइवेसी चुराएगा ये, कोलिजन का रिस्क है। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है, 100% ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस हमारे डिज़ास्टर रिस्पॉन्स की ट्रांसफॉर्म कर देगा कैपेबिलिटी को।
प्लानिटरी अंडरस्टैंडिंग देगा, साइंटिफिक कोलैबोरेशन बढ़ाएगा। लेकिन लास्ट में जब आंसर को कंक्लूड करोगे ना स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस में, ज़रूर लिख देना कि इसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ होना, ग्लोबल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलना, और साथ ही साथ टी यानी ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने वाला हो, प्रिवेंट करने वाला हो मिसयूज़ को, और अपहोल्ड करने वाला हो कि एक शेयर्ड एक प्रोग्रेसिव काम करने की ज़रूरत है। समझ गए ये लिखाना आंसर में। अब मान लो टॉपिक आ जाए नेविक से रिलेटेड कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन पे कुछ लिखो, क्योंकि आप जानते ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो यू माइट एक्सपेक्ट कहीं से भी वो स्पेस से रिलेटेड कोई ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको दे सकते हैं, राइट। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको ये कोशिश करनी है कि हम सबसे पहले यहाँ पर नोट करें कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने नेविक का इस्तेमाल किया, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। सेवरल लेयर्स में है ये कॉम्बैट करने के लिए, जैसे मिसाइल गाइडेंस है, ड्रोन नेविगेशंस है, बैटल डैमेज असेसमेंट है, ये सभी होना। अब इसमें क्या हो रहा है, एडिशनली जो इसरो है ना उसने 100 मिशन को लॉन्च करा है श्रीहरिकोटा में, प्लेस किया गया NVS-02 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में, ताकि नेविगेशन सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। और बहुत सी कंट्रीज़ कर रही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का देखो GPS बनाया, चाइना का बीदू है, रशिया का ग्लॉसनॉस है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, तो हमारे देश का भी होना चाहिए, है ना। तो नाविक किसने डेवलप किया है, भारत के अंदर ही इसरो ने डेवलप करा है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियली इसको क्या बोलते हैं, नेविक को इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और ये भारत ही ओनली कंट्री है डेवलपिंग वर्ल्ड में जो ऐसे सिस्टम को डिप्लॉय करेगी। अब पता है इससे क्या फ़ायदे होंगे, ये एक्यूरेट पोजीशन बताएगी, वेलोसिटी बताएगी, टाइमिंग बताएगी, 1500 किलोमीटर के बियॉन्ड इंडियन लैंड मास के बारे में बताएगी, क्योंकि इसमें 7 सैटेलाइट हैं, ग्राउंड स्टेशंस हैं जो 24 घंटे 7 दिन चलेंगे। इसी सैटेलाइट के अंदर डुअल बैंड सिग्नल्स भी हैं, मिलिट्री यूज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, स्टैंडर्ड सर्विस पोजीशन के लिए, सिविलियंस के लिए यूज़ हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज स्ट्रैटेजिक यूजर्स के लिए यूज़ हो सकता है। अब इसके स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या है, बड़े सारे। ये इंडिपेंडेंस है फ्रॉम GPS, क्या है ये, इंडिपेंडेंस फ्रॉम GPS, यानी कि ये बेसिकली इंडिया में डीपली जा सकता है, हम किसी भी फॉरेन ओन्ड नेविगेशन सिग्नल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फास्टर सिग्नल लॉक हैं। इंडिया का विजन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को गाइड कर पाएँ, इसलिए हमें ज़रूरत है नेविक की। ये बैकबोन है हमारे डिजिटल सिस्टम की, इंडिया के डिफेंस स्पेस एजेंसी की, इंटेलिजेंस की, सर्वेलेंस की। तो देखो अगर हमने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया ना गाइज, तो आप लिख के आना, ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बन जाएगा हमारे लिए। हम इस पे प्रोवाइड, अगर रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, सिक्योर होगा ये, और हमको इंडिपेंडेंट बनाएगा फॉरेन मार्केट में। ये हमारे इंडिया के मिलिट्री रेडीनेस को, सिविलियन एप्लीकेशन को बढ़ाएगा। तो हम क्या बन जाएंगे फिर इससे, मेजर स्पेस पावर भी हम बन सकते हैं अगर हम ये कर ले जाते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही आपने अपने आंसर्स को कंक्लूड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इन स्पेस ने स्टारलिंक को ग्रांट किया लाइसेंस ताकि वो कमर्शियली ऑपरेट हो पाए भारत में फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है, सैटेलाइट इंटरनेट का मतलब है कि वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस हैं, इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं, अर्थ को ऑर्बिट करता है। जैसे लैंड बेस्ड इंटरनेट सिर्फ फाइबर केबल वेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई वायर नहीं ज़रूरत पड़ती। इसके लिए एक 3 सेगमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जिसमें सेवरल कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, जिसमें रिसीव होगा, फॉरवर्ड करेंगे सिग्नल्स हम, कुछ नेटवर्क्स होंगे, गेटवे स्टेशन होंगे, कुछ यूज़र सेगमेंट के लिए कम्युनिकेशन टर्मिनल्स होंगे, बस उतना ही होता है। और ये वर्ल्ड में हर जगह जगह पे यूज़ हो रहा है। प्रोजेक्ट के ऊपर है तो अमेजोन द्वारा वो यूज़ किया गया। वन वेब है, क्वाइनफैन करके एक चाइनीज़ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, वो ये काम कर रही है। तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की क्यों ज़रूरत है, क्या सिग्निफिकेंट है, अरे भाई भारत जैसी कंट्री में ये डिजिटल डिवाइड नामक जो चीज़ है उसको ख़त्म करेगा, डिजिटल गैप्स ख़त्म करेगा। बेसिकली डिज़ास्टर कनेक्टिविटी के लिए इमरजेंसी मोबाइल लोकेशंस पे पहुंच जाएगा ये। इससे ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे बढ़ेगा, इससे जो कनेक्शंस कट होने की टेंशन रहती है वो ख़त्म होगी। कॉन्फ्लिक्ट जैसे चल रहा है तो स्टारलिंक इन यूक्रेन बहुत यूज़ होता है वहाँ पर, लेकिन इशू भी है, इंटरनल सिक्योरिटी पे बात आ सकती है। पहलगाम अटैक के समय NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सस्पेक्ट है, ऐसा उनको लगा था कि टेररिस्ट ने सैटेलाइट फ़ोन्स का इस्तेमाल किया है भारत की सिक्योरिटी को छेड़ने के लिए। फिर सैटेलाइट लेटेंसी है, यानी हायर लेटेंसी कंपेयर टू ट्रेडिशनल वायर्ड कनेक्शंस।
फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से, ओजोन डिप्लीशन की वजह से, फिर वेदर कैन अफेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट, हाई कॉस्ट है, डिप्लॉयमेंट में इतना पैसा लगता है, स्पेस जंग कितना ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए अंडर सर्व रीजन्स, इनोवेटिव कुछ हाइब्रिड मॉडल्स एम्ब्रेस करने चाहिए ताकि डिजिटल डिवाइड की समस्या हमारी दूर हो जाए और क्या बढ़े, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। ठीक है, इंडिया के ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप आगे से आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक मान लो अगर आ जाए जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, तो क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है, भारत सरकार ने कैसे कैसे इसके लिए इनिशिएटिव लिए हैं, वो सब समझते हैं। देखो आपका यही पेपर में आना है, तो साइंस का पेपर कोई टफ नहीं होता है। ये बात ज़रूरी होती है कि हम पढ़ के नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। अब जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कैसी है, वेरियस टेक्नोलॉजीज़ का कलेक्शन है जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ, एड डिसीजन मेकिंग वगैरह लेती है, अर्थ रिसोर्स के मैनेजमेंट को देखती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। इससे रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सब का इस्तेमाल करते हुए जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। ठीक है ना। अब ये आप देखो, ये एग्रीकल्चर में, लैंड रिकॉर्ड में, इन्वायरमेंट में, वाटर रिसोर्स में, मिनरल मैपिंग, हर जगह इसका इस्तेमाल है। सोचो कितनी कामगार चीज़ है ये। एग्रीकल्चर में कैसे आप लिखना, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है, फसलों की कंडीशन क्या है, वेदर कंडीशंस कैसी हैं, मिट्टी की हेल्थ कैसी है, मिट्टी को कोई पोषक तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए, वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो जाता है। लैंड रिकॉर्ड के मामले में नक्शा करके आपने सुना होगा, इसमें क्या होता है, नक्शा का फुल फॉर्म होता है नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, वो है। वाटर रिसोर्स है, मिनरल मैपिंग है, एम स्ट्रिप्स है, जीआईएस टूल्स हैं जिससे कि सेंसिंग किया जाएगा डेटा मिनरल मैपिंग के फॉर्म में। और इनिशिएटिव भी भारत सरकार ने खूब लिए ताकि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसीलिए हमने 2022 में ही ये तय किया कि नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी लाई जाए। तो लाई गई ताकि भारत ग्लोबल लीडर बने इस सेक्टर के अंदर। और ऑपरेशन ड्रोन के लिए हम 2022 में लाए ताकि सिटीजन सर्विसेज बढ़े, बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़े, गवर्नेंस सिस्टम ठीक हो हमारा। फिर इंटीग्रेटेड जियो स्पेशल डेटा, यानी कि हमें अर्बन प्लानिंग में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, हर जगह तो यूज़ कर रहे हैं हम इसको। आप सोचो ये इतना ज़बरदस्त है कि इस डेटा से बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन कंसर्न भी लेकर आया है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास हाई रिजोल्यूशन डेटा नहीं है, हमारे पास डिटेल लैंड यूज़ नहीं है, हमारे जो लिडार ड्रोन्स वगैरह हैं ये बहुत महंगे हैं। लोकल पंचायत खाली अभी जीआईएस यूज़ करती हैं, लोगों ने अभी तक इसको अडॉप्ट नहीं किया है। कोविड के बाद से जो सर्वेलेंस कंसर्न आया है, ड्रोन या ट्रैकिंग वगैरह, इससे लोगों को घबराहट हो जाती है, उनको लगता है हमारी प्राइवेसी ना छिन जाए। और लो पेनिट्रेशन है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है ना, वो तो इसको बिग काटा मार के बैठे हुए हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, समझ रहे हो। तो क्या किया जाए ऐसा कि ये बढ़ जाए? तो सबसे बड़ी ज़रूरत कि इसके साथ लगा दो आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी और बिग डेटा लगा दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट डेटा और साथ ही साथ रियल टाइम एप्लीकेशन के फॉर्म में ये यूज़ हो पाए। नेक्स्ट क्या करना है, डेटा की अवेलेबिलिटी को इन्हांस करना है, लैंड रिकॉर्ड, रूरल डेवलपमेंट, ये सब काम करना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लोकल बॉडी पंचायत, इसमें यूज़ करो। इन्वेस्टमेंट करो लो कॉस्ट अल्टरनेटिव्स के अंदर से, कार्टोसेट सीरीज़ बना दो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड ऑब्जर्वेशन एट अ ग्लांस, यानी हम स्पेस टेलीस्कोप और उसके ऑब्जर्वेटरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं ताकि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को आप पढ़ पाओ, आप ये देख पाओ यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड हुआ है। तो बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, हाई एनर्जी गामा रे, सबका इस्तेमाल हो रहा है। अब की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। हब्बल कांस्टेंट है, यानी यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है, आपको पता ही है। डार्क मैटर्स के बारे में पता चलता है। डार्क मैटर का मतलब है जो मैटर बड़े इनविजिबल हैं, यानी वो हैं तो पर दिख नहीं रहे हैं। डार्क एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो कि एक्सपेंड, यूनिवर्स नॉट जस्ट एक्सपेंडिंग, वो कुछ एक्सेलरेटिंग रेट पे बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी निकाल रहा है जो हाइपोथेटिकल फॉर्म में आ रही है। रेड शिफ्ट के बारे में पता चलेगा हमें, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंट गैलेक्सीज कहाँ छुपी हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो स्पेस टेलीस्कोप्स का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस बेसिकली ये है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप में इसका यूज़ होता है। 1999 में आया था ताकि यूनिवर्स को हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। इसी के साथ चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है 1999 की, एक्सरे को डिटेक्ट करना हो, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज़ को देखना हो।
या नासा का आपका फेरनी गामा रेज है, गामा रेज को डिटेक्ट करना हो, एक्सरे का पोलरमेट्री एक्सप्लोरेटर देखना हो, या जेम्स वेब टेलीस्कोप देखना हो ताकि हम हर फेज यूनिवर्स का जान पाएँ, बिग बैंग के बाद कैसा था क्या था। अब सिग्निफिकेंस क्या है स्पेस टेलीस्कोप एंड ऑब्जर्वेटरी में, तो इससे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। यूनिवर्स देखो 8% से एक्सपेंड कर रहा है, इसी डिस्क्रिपेंसी को हबल कांस्टेंट में बोला जाता है, हबल टेंशन। एक्सो प्लैनेट्स का पता चलता है, गैलेक्सी कैसे फॉर्म हो रही है, स्टार कैसे फॉर्म होता है। तो आप ये समझो अगर ये बहुत ज़बरदस्त है, स्पेस टेलीस्कोप पूरी एस्ट्रोनॉमी के लिए क्रांति ला रहा है, एक क्लियर डिटेल ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद क्या है, पीछे क्या है। हाई कॉस्ट, हालांकि इसमें बहुत है, सर्विसेज की बहुत लिमिटेड है, डेटा भी इतना नहीं है, इसीलिए तो हम चाहते हैं फ्यूचर डिस्कवरीज में ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत डीपली यूनिवर्स को जानने के लिए स्पेस टेलीस्कोप्स आर हाईली important. Now we are moving towards the next topic, that is Ladakh as observatory hub. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने मेजर एटमॉस्फेरिक चिरिनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी हानले लद्दाख को इनॉग्रेट करा। साइंटिस्ट ने बोला कि भाई लद्दाख एक पोटेंशियल साइट है लूजर एनालॉग रिसर्च स्टेशन की। 33 एनालॉग रिसर्च स्टेशन है विद नन बीइंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सोचो आप, कुछ रशिया में है, यूएसए में मिलेगा आपको, नीदरलैंड इजराइल में मिलेगा, भारत में था ही नहीं, तो हमें तो चाहिए था, इसीलिए तो हमने इंट्रोड्यूस करा। अब लद्दाख को एस्ट्रोनॉमिकल हब क्यों बना रहा है भारत, क्योंकि भैया एक तो यहाँ पर ही इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है हानले लद्दाख में, या एस्ट्रो टूरिज्म हो सकता है, डार्क स्काई रिजर्व भी यहीं पर ही है, ये होस्ट भी कर चुका है स्पेस प्रोग्राम 2016 के अंदर। तो मार्क ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि लार्ज इमेजिंग टेलीस्कोप है और इवन ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। इसका काम पता है क्या है, मोस्ट एनर्जेटिक फिनोमेना को यूनिवर्स के जानना, यानी हाई एनर्जी गामा रेस को ऑब्जर्व करना, ब्लैक होल्स को देखना, गामा रे के बर्स्ट को देखना, सुपरनोवा देखना, ये सब है। तो गामा रे बड़ी छोटी वेवलेंथ की होती हैं, एनर्जी वेव्स इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको चेक करता है। लद्दाख ही क्यों चुना गया, लद्दाख ही क्यों आइडल था, पेपर में सवाल पूछ सकते हैं। लद्दाख ऑब्जर्वेटरी क्यों चुना गया और लद्दाख को लूनर एनालॉग के लिए आइडल क्यों माना गया। ऑब्जर्वेटरी इसीलिए क्योंकि हानले वैली यहीं पर था भाई, ये साइड ड्राई है, कोल्ड डेजर्ट है, ह्यूमन पॉपुलेशन कम थी, क्लाउडलेस स्काई होते हैं यहाँ पर, बेस्ट साइड थी ऑप्टिकल इंफ्रारेड इन वेवलेंथ्स के लिए। ये मार्शन लूनर एनालॉग के लिए इसलिए अच्छा था क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी है, जैसे अर्ली मार्स और मून में थी, ड्राई कोल्ड डेजर्ट रहता है यहाँ पर, वास्ट लैंड फ्लैट लैंड है यहाँ पर, वेजिटेशन ड्यून्स वगैरह, जियोकेमिकल सिमिलैरिटीज़ हैं, ये सब है। तो आइडेंटिफाई करना लद्दाख को एज अ रिसर्च स्टेशन भारत को लगा ये बहुत बेस्ट है, और हम वैसे भी बहुत चाहते थे कि हमारे प्लानिटरी साइंस एक्सप्लोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो लद्दाख ने अनपैरेलल अपॉर्चुनिटी दी टेस्टिंग टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए और इंटरप्लानिटरी मिशंस को फुलफ़िल करने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लैक होल्स। न्यूज़ में क्यों था, साइंटिस्ट ने बोला हमने ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी करी है, तो ब्लैक होल्स मर्ज हो गए, दैट आर द बिगेस्ट टू हैव ऑब्जर्व। ऐसा इवेंट बहुत कभी सालों में बरसों में दिखता है, तो वरना पहले तो क्या होता था, डिटेक्ट किया जाता, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप द्वारा डिटेक्ट किया जाता था, मेज़र किया जाता था। तो डिस्कवरी इस बार की गई आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और ऑटोनॉमस सिस्टम है ये DST का, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब इसमें ना 2016 में इसको बनाया गया था लार्जेस्ट टेलीस्कोप, ताकि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखा जाए। नैनीताल में सिचुएटेड है और एरीज इसको ऑपरेट करती है। लोकेशन इसकी 4.3 मीटर लाइट ईयर्स में है, आपको पता हो, क्योंकि हम यहाँ पर ना ऐसे किलोमीटर्स में नापते हैं जब भी हम बात करते हैं गैलेक्सीज वगैरह की, तो वहाँ लाइट ईयर्स में मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट आपका आता है ये गैस क्लाउड है यहाँ पर 2.25 बिलियन किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। डिस्कवरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनलाइक अदर लार्ज काउंटर पाथ इन्होंने जनरली ब्राइट इमिशंस नहीं है। अब सवाल क्या आता है, ब्लैक होल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, पेपर में आई जाए मान लो तो क्या लिखोगे। ब्लैक होल के बारे में बता के आना, ये स्पेस का वो रीजन है जहाँ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मास मिलेगा और वॉल्यूम बड़ा छोटा सा मिलेगा। ग्रेविटेशनल पुल इसकी वजह से क्या करता है, सो स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा होता है कि वो लाइट को घुसने ही नहीं देता, इसीलिए इसका नाम पड़ गया काला छेद, ब्लैक होल्स। ये ना ही इमिट होता है ना ही ये रिफ्लेक्ट करता है कोई लाइट, यहाँ से इनविजिबल है टेलीस्कोप में, बट दे आर क्रिएटेड जब जाइंट स्टार कोलैप्स होता है ना, तब ये दिखना शुरू होता है। अब ये 3 तरीके का है, स्टेलर है, इंटरमीडिएट है, सुपरमैसिव है। स्टेलर का कब होता है, जब रेंजिंग फ्यू 100 टाइम्स तक जब ये होता है, 100 to 100,000 के बाद इंटरमीडिएट मिलेगा, 100,000 बिलियंस में आपको जाके सुपरमैसिव मिलेगा। ऐसे स्टेलर में मास 1 न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, ये सब दिखते हैं।
डिटेक्शन कैसे किया जाता है इसका? सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, रिंग ऑफ गैस और डस्ट के अकॉर्डिंग, ग्रेविटेशनल वेव से इसको पढ़ा जाता है। इसका टेस्ट किया जाता है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स, ये सब लगा के इसको पढ़ा जाता है। तो जितना आपको पता चलेगा ब्लैक होल मर्ज हो रहे हैं ग्रेविटेशनल वेव से, तो लीगो वर्गो ये डिटेक्टर्स हैं, इसको बताते हैं। ये क्लियर तरीके से बताते हैं कि डाइवर्स मासेस स्पिन्स कितना है। इससे पता चलता है हमें डिफरेंट वेज में कैसे कैसे यूनिवर्स में क्या क्या सेलेक्ट हुआ है, कैसे कैसे बनी है चीज़ें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या हैं। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स का मतलब है कि 2 डिकेड हो गए भाई, है ना, 2 डिकेड्स हो गए, अर्थ हैज़ बीन स्ट्रक बाय योर G5 लेवल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। अब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का मतलब है कि अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस हुई है। क्या हुई है? डिस्टर्बेंस हुई है। डिपेंडिंग ऑन इसकी इंटेंसिटी, G1 सबसे माइनर होता है, G5 एक्सट्रीम होता है। अब ये डिस्टर्बेंस होती क्यों है? जब कोई चार्ज पार्टिकल सन से या अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट करता है तब ऐसा होता है, सोलर एक्सप्लोजन में होता है। प्राइमरी ड्राइवर मतलब मोस्ट सीवियर जो आपका जो मैग्नेटिक स्टॉर्म लेकर आएगा, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? जीपीएस पे, पावर ग्रिड पे, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट डिस्टर्ब हो जाती है, इंटेंस ऑरोरा पे डिस्टर्बेंस पड़ता है, लार्ज इसमें एक्सप्लोजन होता है आपका प्लाज्मा का, मैग्नेटिक फील्ड का। दे यूजली टेक्स प्लेस अराउंड सनस्पॉट ग्रुप्स पे असर पड़ता है इस पर, ठीक है ना। 1 से 3 दिन तक ये लाइक रीच करने में इसको अर्थ में पहुंचता है। इंटेंस बर्स्ट होती है रेडिएशंस की इसमें से, लार्जेस्ट एक्सप्लोजन इवेंट होता है। तो एज आर इंडिपेंडेंस और टेक्नोलॉजी ग्रोज, अंडरस्टैंडिंग, फॉरकास्टिंग, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथन करना अर्ली वार्निंग सिस्टम को, इन्वेस्ट करना रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्लोबल कोलैबोरेशन करना, इसी से हमारी सोसाइटी भी मॉडर्न हो पाएगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, मेटेरॉइड, यानी कि न्यूज़ में क्यों रहा। तो साइंटिस्ट ने कंफर्म किया मेटेरॉइड गिरे हैं, कुछ भीड़ का विलेज था महाराष्ट्र में, वहाँ गिरे हैं। अब समझते हैं मेटेरॉइड, मिटॉर और मेटेरॉइड में फ़र्क क्या होता है। मेटेरॉइड स्पेस में होते हैं, मिटॉर एटमॉस्फेयर में, मेटेरॉइड अर्थ पे आके गिर जाते हैं। देखो जब ये अर्थ पे गिरे तो ये मेटेरॉइड हो गए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्पेस रॉक्स हैं जो टूटे हुए लार्जर बॉडीज से आए हैं। ये जो शूटिंग स्टार जो अर्थ में आपके एटमॉस्फेयर में जो बर्न हो जाते हैं, ये जो अर्थ के सरफेस पे पहुंच गए, ये रॉकी मेटलिक स्मॉलर होते हैं, ये हाई स्पीड एंट्री बर्न अप होते हैं, ये स्टोनी आयरन जैसे नज़र आएंगे, ये प्लैनेट फॉर्म करते हैं, एस्ट्रॉइड बनाते हैं, ये लाइट स्ट्रीक करते हैं, ये लोनर लेक क्रेटर या कुछ ऐसा बर्नर्स पे सरफेस बना लेते हैं। अब मेटेरॉइड की स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको सोलर सिस्टम समझ में आए, आपको सोलर सिस्टम की हिस्ट्री का पता चले, आपको मिनरल के कॉम्पोजिशन का पता चले प्लैनेट्स का, आपको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की कैसे कैसे आज तक अर्थ कैसे बनी, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनमें लाइफ कैसे शुरू हुई, उसका पता चलेगा। तो इसीलिए एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव लिया था। नासा का ऑल स्काई फायरबॉल नेटवर्क है, ये मेटियोर को अंडरस्टैंड करता है, या इट एम्स टू डिटेक्ट स्पीड, डायरेक्शन एंड ऑल। तो मेटेरॉइड में बहुत क्लूज मिलते हैं कि कोई भी सोलर सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ, क्रिएट कैसे हुआ, पे लाइफ थी या नहीं थी, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कौन कौन से घूम रहे थे। साइंटिस्ट को डीप इन स्टडी करने का मौका मिलता है कॉस्मिक हिस्ट्री का। तो गाइस आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि स्पेस डेब्रिस पढ़ा था हमने कल की क्लास में। स्पेस डेब्रिस सबसे पहले बताना होता क्या है, फिर बताना कि ये कंसर्न क्या है ग्लोबल स्पेस एक्टिविटी में। क्वेश्चन को ना तोड़ लिया करो। तो इसको 250 वर्ड्स में आपने लिख के भेजना है मुझे, ठीक है। चाहे आप कमेंट में भेजिए, मेल आईडी पे भेजिए, ऑल योर विश। फिर बताना कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, ग्लोबल भी बताने आपको, नेशनल लेवल्स पे इस इशू को, स्पेस डेब्रिस के इशू को टैकल करने के लिए, ठीक है। तब आपको जब आपने आंसर को तोड़ दोगे ना, फिर लिखोगे तो एक तो आंसर समझ में आ जाएगा और अच्छे से लिख पाओगे। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखना है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम कल मिलेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल।